डियर स्टूडेंट्स, आप सबने पिछले वीडियो में आपका ये जो लेसन है भारत का वैभवपूर्ण अतीत ये पढ़ा है। आज हम इसकी अगली कड़ी पढ़ेंगे, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ये लेसन चल रहा था, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व का मतलब होता है ऐसे स्रोत या ऐसी चीजें जिनको जमीन से खोदा जाए, जमीन से निकाला जाए और निकालने के पश्चात वही चीजें हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करें। तो ऐसी वस्तुओं को हम कहेंगे पुरातात्विक स्रोत। ऐसी वस्तुएं जिन्हें जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाए और उससे इतिहास की जानकारी उपलब्ध हो, तो इन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं या कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें जमीन के अंदर से खोद करके निकाला जाए और उन्हें इतिहास और उससे इतिहास की जानकारी अगर प्राप्त होती है तो इसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो ये सीधी सी इसकी परिभाषा है। इसके बाद में आइए हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती है। एग्जाम्पल के लिए अपन कह सकते हैं कि आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। सबसे पहले इनकी खोज हुई थी 1921 और 1922। बहुत सारी और भी ढेरों जानकारियां हैं इसके अंदर, लेकिन फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि दो ऐसे स्थान हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की सबसे पहले खोज हुई थी। तो इनसे हमें भारतीय इतिहास की जो जानकारी है वो लगभग 6000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक की जानकारी मिल सकती है या मिल पाई है। तो ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर बहुत सारी चीजें जमीन के अंदर हमें मिली है। सबसे पहले बात करते हैं हम उत्खनन से प्राप्त अवशेष। इसको मिटा रहा हूं मैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उत्खनन मतलब खोदने से, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष कौन कौन से होते हैं? सामान्यतया ये होते हैं मृद भांड, औजार और उपकरण। मृद भांड, औजार और उपकरण। सामान्यतया पुरातात्विक स्रोतों में जो मृद भांड, औजार और उपकरण खोजे गए वो सामान्य जनरली मृद भांड बने थे मिट्टी के। किसके बने थे? मिट्टी के बर्तन। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। औजार और उपकरण जो है ये सबसे पहले प्राप्त हुए पाषाण से बने हुए। पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण या औजार एक ही बात है। ये दोनों एक लगभग सेम सी चीजें हैं। औजार अथवा उपकरण ये पाषाण से बने थे, पत्थर से बने थे। हालांकि बाद में धातुओं से भी प्राप्त हुए एवं धातु उपकरण। नवपाषाण काल के बाद में धातु उपकरण से बने औजार उपकरण मिले, जबकि नवपाषाण काल से पहले प्रागैतिहासिक काल में जो है पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, उनमें पाषाण काल से, पाषाण यानी पत्थर के बने हुए उपकरण पाए गए थे। तो ये तीन चीजें इससे प्राप्त होती है। इनमें अगर हम मृद भांड की बात करते हैं तो
चार संस्कृतियां इससे चार संस्कृतियों में इनको बांटा जा सकता है। मृदभांड संस्कृति, मृदभांड संस्कृति कहने का मतलब है कि ऐसे उपकरण मिले अलग अलग जगह पर, तो उनको प्रकारों में बांट दिया गया है मृदभांडों के रंग रूप आकार प्रकार के आधार पर। सबसे पहला था ओसीपी। ओसीपी, तो ओसीपी का मतलब होता है ओकर कलर्ड पोएट्री। हिंदी में इसको कह सकते हैं गेरुए रंग से युक्त मृदभांड। गेरुए रंग से युक्त मृदभांड। दूसरा था पीजीडब्ल्यू। इसका मतलब होता है पेंटेड ग्रेवेयर। PAINT, पेंटेड चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। अधिकतर ये वैदिक काल के पश्चात या मौर्य काल से के आसपास जो मृदभांड मिले वो चित्रित धूसर मृदभांड थे। इसके अलावा तीसरा है BRW। इसको कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। हिंदी में कहेंगे काले और लाल मृदभांड। काले और लाल मृदभांड। तो ये हो गया PGW। इसके बाद में है NBPW। चौथा है NBPW। और इसका मतलब होता है नॉर्दर्न, NORTHER, नॉर्दर्न ब्लैक एंड पेंटेड वेयर। पेंटेड की बजाय आप पॉलिश्ड भी कर सकते हो, POLISHD, पॉलिश्ड। नॉर्दर्न ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। इस प्रकार से चार प्रकार की मृदभांड संस्कृति हमारे को देखने को मिलती है। उत्खनन से प्राप्त चार प्रकार की मृदभांड संस्कृति पाई जाती है। औजारों में बहुत सारे कई प्रकार के उपकरण होते हैं। खैर आपके कोर्स में इतना नहीं है आगे, तो मिटा रहा हूं मैं इनको। ये चार प्रकार हो गए। सबसे पहले बात करते हैं अपन अभिलेखों के बारे में, और तो देखते हैं अभिलेख कौन कौन से हैं। पढ़ दो। अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख जनरली ये पाषाण पर या धातु पर अथवा कागज पर लिखे गए ऐसे लेख, पाषाण धातु अथवा कागज पर लिखे गए ऐसे लेख जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी होती है या इतिहास की जानकारी होती है, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। तो मैं परिभाषा लिखता हूं इसकी। किसी पाषाण
खंड, किसी पाषाण खंड, धातु अथवा कागज पर लिखित वह लेख जिससे इतिहास की जानकारी उपलब्ध होती है, अभिलेख कहलाता है, कहलाते हैं, सॉरी, अभिलेख कहलाते हैं। तो ऐसे लेख जिनसे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उन्हें कहते हैं अभिलेख। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, मूर्ति लेख और गुहा लेख। तो मैं आपको इनके एग्जाम्पल बता रहा हूं कौन कौन से हैं। शिलालेखों में अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख 14 शिलालेख जिनको बोलते हैं, अशोक के शिलालेख इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से हाथी गुम्फा अभिलेख, ये भी शिलालेख में आता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग खारवेल का जिसको कहते हैं, ये उड़ीसा में मिला था। इसी प्रकार से गौतमी पुत्र सातकर्णी का अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। इसके पश्चात है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो आप समझ गए होंगे कि शिलालेख में एग्जाम वैसे तो बहुत सारे हैं और भी हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। अशोक की शिलालेख, इसके अंदर हाथी गुम्फा अभिलेख है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। स्तंभ लेखों की अगर बात की जाए तो देखिए स्तंभ लेख में कौन कौन से आते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, लौह स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। अभी मूर्ति लेख जो है ये झांसी देवगढ़ के मूर्ति लेख, बहुत सारी मूर्तियों के लेख हैं वहां पर। झांसी देवगढ़ का मूर्ति लेख है। इसी प्रकार से भीतरी गांव का लेख है, भीतरी गांव मंदिर का लेख, यहाँ पर मूर्तियों पर लेख लिखे गए हैं। अब बात करते हैं गुहा लेख की। गुहा लेख में सम्राट अशोक, अशोक का बाराबर गुहा लेख, दशरथ का नागार्जुनी लेख, सातवाहन शासकों का, सातवाहन शासकों का नाना घाट अभिलेख, नाना घाट
अभिलेख, ये सब गुहा लेख के एग्जाम्पल है। इस प्रकार से ये सभी गुहा लेख हैं। तो अभिलेख में लगभग इतने हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं अपन सिक्के और मुद्राओं की। सिक्के और मुद्राएं कौन कौन सी देखते हैं। तीसरा है सिक्के और मुद्राएं। सिक्के और मुद्राओं के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। प्रत्येक काल के अंदर सिक्के और मुद्राएं चले हैं। लगभग सबसे पुरानी जो मुद्राएं हैं अथवा सिक्के हैं उनको कहा जाता है सबसे प्राचीन मुद्राएं। मौर्यकालीन मुद्राएं हैं, और उनका नाम था पंचमार्क सिक्के अथवा आहत सिक्के। आहत सिक्के अथवा पंचमार्क सिक्के ऐसे सिक्के थे जिनको प्रेशर डाल करके और मतलब उनके ऊपर चिन्ह अंकित किया जाता था। और ऐसे सिक्के थे जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं होता था, चित्र होता था लेकिन लेख नहीं होता था। तो खास करके चित्र जो होते थे सर्प, मछली, सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, इस प्रकार के चित्र इनके ऊपर होते थे। और ये अधिकतर जो बने हैं वो सबसे पहले मौर्य काल के अंदर बने हैं। तो ये सबसे प्राचीन मुद्राएं थी, सिक्के थे, जिनको कहा जाता है पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। इसके पश्चात विभिन्न कालों में बहुत सारे सिक्के बने हैं। जैसे कि सबसे पहले जो धातुओं में सिक्के बने वो बने थे सर्वप्रथम सिक्कों की जो धातु थी वो थी रजत नहीं थी, स्वर्ण एवं ताम्र। स्वर्ण एवं ताम्र। तांबे के सिक्के बने सबसे पहले, उसके बाद सोने के सिक्के बने। इसके पश्चात कुषाण जो शासक रहे, कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, और उनमें भी जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था भीम कडफसिस। इसने सबसे पहले सोने के सिक्के प्रचलित किए थे, शुद्ध सोने के सिक्के। इसके पश्चात गुप्त काल में प्रचलित सर्वाधिक सिक्के किस धातु के थे? गुप्त काल में प्रचलित सर्वाधिक सिक्के जो थे वो थे रजत के, मतलब चांदी के सिक्के होते थे। सिक्कों पर, गुप्तकालीन जो सिक्के थे उनके ऊपर, सिक्कों पर क्या क्या लिखा होता था? राजा का नाम, वर्ष, धर्म चिन्ह, वगैरह अंकित होते थे। राजा का नाम, वर्ष, धर्म चिन्ह वगैरह अंकित होते थे। या उपलब्धि विशेष, कोई भी उपलब्धि होती थी तो उसका नाम भी उसके ऊपर अंकित होता था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, गुप्तकालीन जो राजा हुए उनके
गुप्तकालीन राजाओं ने अपने अपने उपलब्धियों के आधार पर सिक्के प्रचलित किए थे, जैसे कि समुद्रगुप्त का अश्वमेध प्रकार के सिक्के, व्याघ्रहंता मतलब ऐसा सिक्के था जिस व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के, बाघ को मारते हुए चित्र उनके ऊपर दिखाया गया था। वीणा वादक प्रकार के सिक्के, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ये, और भी बहुत सारे थे इनके। इसी प्रकार स्कंदगुप्त के सिक्के थे, और कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के। कार्तिकेय को आप जानते होंगे, भगवान श्री गणेश जी के भाई हैं और पार्वती जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, और मयूर इनकी सवारी है, मोर इनकी सवारी है, इसलिए इस प्रकार के जो सिक्के हैं वो कुमारगुप्त के हैं। सिक्कों का जो ढेर है वो भी हमें बहुत सारा कई जगहों पर मिला है। उनमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो थे, ऐसे स्थान जहां पर सिक्के पाए गए हैं वो थे बयाना भरतपुर, यहाँ से भी सिक्कों का ढेर मिला है। और इसके अलावा जोगलथम्बी महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र। जोगलथम्बी नासिक के अंदर है। कहाँ पर है ये? नासिक में। और यहाँ पर जो सिक्के पाए गए वो शासक नहपान के सिक्के थे। किस सिक्के थे? नहपान के सिक्के थे। और इन सिक्कों के ऊपर जो पुनर्मुद्रित किया गया था इनको, तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के निशान थे उसके ऊपर। शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा पुनः मुद्रित थे वो, पुनर्मुद्रित ऐसे सिक्के। तो मेरे ख्याल से सिक्कों से जो जानकारी हमारे को मिलती है, इससे सीधा सा स्पष्ट है कि सिक्के जो हैं वो हमें तिथि क्रम या उपलब्धि विशेष इस प्रकार की जानकारियां देते हैं। तो आइए देखते हैं सिक्कों से कौन कौन सी उपलब्धियां मिलती हैं। सिक्कों से प्राप्त उपलब्धियां कौन कौन सी है? पहला है तिथि क्रम की जानकारी सटीक मिलती है, तिथि क्रम। दूसरा है धर्म, तीसरा है अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। चौथा कला और व्यापार की जानकारी से मिलती है। इसके अलावा साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी भी इससे मिलती है। और शासक की रुचि का ज्ञान मिलता है। शासक की रुचि का ज्ञान, भाई शासक की रुचि किस कला के अंतर्गत थी या किस बात में थी, तो ये जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। आइए अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। स्मारक और भवन। तो विभिन्न कालों के अंतर्गत स्मारक और भवन जो हैं वो इतिहास की जानकारी देते हैं। इनमें सबसे जो प्रमुख है स्तूप है, चैत्य हैं, विहार हैं,
मठ है, मंदिर है, राजप्रसाद है, राजा का महल जिसको कहते हैं राजप्रसाद, प्रसाद, और दुर्ग हैं। ये सब विभिन्न कालों के अंदर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। प्रसिद्ध मंदिरों की अगर बात करें तो उसके अंदर है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है, और इनका निर्माण वहाँ के शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा करवाया गया था। ऐसे ही हिंदू धर्म का दूसरा मंदिर जावा का बोरोबुदुर मंदिर, ये भी काफी विशाल मंदिर है बाहर से। तो आप समझ गए होंगे कि जो मंदिर है वह भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। अब इसमें आज के लेसन में लास्ट पॉइंट रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मूर्तियां, शैल चित्र एवं अन्य कलाकृतियां। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं। और जैसे मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां हैं उनको कहा जाता है टेराकोटा मूर्तियां। टेराकोटा मूर्तियां जो सिंधु घाटी सभ्यता में या विभिन्न कालों में कई जगह मिली है, टेराकोटा मूर्तियां, इनको कहते हैं मिट्टी की पकी हुई मूर्तियां। पकी हुई मूर्तियां हड़प्पा मोहनजोदड़ो इनमें ऐसी मूर्तियां पाई गई हैं। शैल चित्र है, शैल चित्र जैसे बागोर में है, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर। इसी प्रकार से आदमगढ़ भोपाल में है, भीमबेटका ये भी भोपाल में है। इसी प्रकार से मूर्तियों की अगर बात की जाए तो खजुराहो की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। खजुराहो, पचमढ़ी, एमपी, दोनों एमपी के अंदर पड़ते हैं ये। और इस प्रकार से महाराष्ट्र में देखा जाए तो अजंता, एलोरा महाराष्ट्र, और अमरावती की मूर्तियां, ये सभी बड़ी प्रसिद्ध रही है। तो आज का लेसन यही समाप्त होता है और अगले लेसन में हम कल फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।